नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसे आपको ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। दिल्ली में 5 दिन से तन्वी नाम की महिला गंगाराम अस्पताल में एडमिट है। कुछ दिन वेंटिलेटर पर इलाज करने के बाद अब डॉक्टरों ने तन्वी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। तन्वी के पिता और मामा अब हर पल डर के साए में भी हैं कि पता नहीं कब अस्पताल वाले तन्वी को घर ले जाने के लिए बोल दें। वहीं तन्वी की 8 साल की मायरा और 7 साल का आहान भी, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। तन्वी की हालत कैसे हुई ये भी घर वालों को मालूम नहीं पूरी तरह से। मां इस हालत में कैसे पहुंची है सिर्फ बच्चे ही बता सकते हैं, लेकिन बच्चे अभी गायब हैं। जिनसे जानकारी मिल सकती थी वो भी सामने नहीं है। तन्वी के मामा का यह आरोप है कि उनके ससुराल वालों ने उनकी ये हालत की है तन्वी की। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थाना रूपनगर में तन्वी के पिता विश्वंभर दयाल ने एफआईआर भी दर्ज कराई। पिता का यह आरोप है कि तन्वी के ससुराल वाले 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। तो देखिए आप किस तरह से दहेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। हम पुलिस से बार बार उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कोई न्याय मिले, लेकिन वहाँ से भी अभी कोई भी मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बार बार पैसे का मांगना, लड़की को बार बार प्रताड़ित करना, लड़का अपनी तरफ से बदचलन बातें करना और लड़की पर तरह तरह के शक करना, खुद गलत होने के बावजूद पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे परिवार को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। सभी सोचते हैं मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी तो खुश रहेगी। इस वजह से जब वो फाइनल ईयर में हुई तो हमने इसकी शादी की, 21वां साल चल रहा था। उसके बाद ये धीरे धीरे कुछ समय तक ठीक थे, लेकिन क्योंकि हम अपनी तरफ से कर देते थे, मेरी 2 बेटी है, बेटा है नहीं, कर देते तो वो चलता रहता था। और अभी जब से बेटा हुआ, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद उसने फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। सब कुछ मेरी बेटी करती थी, कहता मुझे कोई मतलब नहीं है, और अपना जाता था, आके ऊपर सो जाता था। और इसका फ़ोन हमेशा चेक करता रहता था, शक करता रहता था। एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो चुका है किसी इंसान के ऊपर। आपको पता है कि उनके क्या कहते हैं बहन जज हैं, वो खुद डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। हम आम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको पता है हम पुलिस में फेथ थोड़ा सा कर रहे थे। आप अगर टाइम पे सबूत तक इकट्ठा कर लेते तो हम कुछ तो कहीं तो जाने के लायक रहते, कुछ तो हमको मिल पाता। हमारी शायद पता नहीं, हम बस उम्मीदों पे बचे हैं कि शायद बच पाए। ना ही उसको इंसाफ मिल पाएगा, ना ही हमारे पास तन्वी रह पाएगी, ना ही हमारे पास बच्चे रह पाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं रह पाएगा। तो हम कुछ सवाल आज के हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि आखिर जो परिस्थिति पूरी हुई है, तन्वी को वेंटिलेटर पर किसने पहुंचाया, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। सवाल नंबर 2 ये कि कौन है तन्वी की इस हालत का जिम्मेदार। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी बड़ी हालत, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं जो आरोप परिजन लगा रहे हैं। किस थ्योरी से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी। तन्वी के बच्चों को कहां गायब कर दिया गया है, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कहां हैं, किस हालत में हैं, किसी को मालूम नहीं। क्या दिल्ली पुलिस ने बच्चों का बयान दर्ज किया है, यह भी सवाल उठता है। परिवार वालों के आरोपों पर जांच क्यों नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। परिवार जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है अपनी। तो जिस तरह से ये सवाल भी आज के हमारे हैं, इसमें हमारे साथ जिस तरह से इस चर्चा को आगे भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सवाल जो कई सारे सवाल पुलिस पर उठाते हैं, उसकी कार्यप्रणाली पर उठाते हैं कि आखिर किस तरह से इस मामले को पुलिस आगे बढ़ा रही है। तन्वी के माता पिता मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत। इसके अलावा आपको बता दें, योगिता भयाना समाजसेवी और संदीप दुबे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूँगा कि क्या है, पूरे देश को आज बताइए आप क्या हुआ था, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि बेटियों के खिलाफ अगर कोई अत्याचार कर रहा है, वाकई अगर तन्वी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तन्वी को न्याय दिलाना है। पूरी बात बताइए आज देश को आप। मैं तन्वी का पिता श्री विश्वंभर दयाल, आज से 12 साल पहले मेरी बेटी की शादी
अशोक कुमार राय जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे एमसीडी में, उनके बेटे अभिषेक कुमार से हुई। शादी के चंद दिनों बाद ही उनका रवैया बदलने लगा। उससे पहले जब तक सगाई नहीं हुई थी ये बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद इनका बदलाव चालू हो गया। ये बात बात पर लड़की को सताना, बात बात पर लड़की को टॉर्चर करना। लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़की बार बार इनसे डरती रहती थी। वो कई बात अपने माँ बापों से हमसे नहीं बताती थी जी। हम सोचते थे, पूछते भी थे, बेटा कोई ऐसी कोई वो तो नहीं है। उसके बावजूद लड़की हमसे कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती थी, क्योंकि उस समय जिस समय शादी हुई थी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, क्योंकि जिस समय 12वीं क्लास में पढ़ती थी उसी समय ये सगाई के लिए आए थे। हमने उस समय मना कर दिया था इनको, लेकिन ये बार बार कोशिश करने के बाद 3 साल तक रुके रहे। जब बिटिया ने ग्रेजुएशन फाइनल किया, इन्होंने तुरंत शादी का प्रपोजल करके इसकी 21 साल की पूरी होने वाली थी, उस समय पे शादी हो गई जी। ये ज़्यादा समझ नहीं पाई और कुछ उनके मानसिक दबाव में। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद ये टॉर्चर का जो काम है वो शुरू हुआ? आप लोगों को कभी तन्वी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो लोग कर रहे हैं या उसके साथ ज्यादती हो रही है वहां पर? वो छोटी मोटी बातें कभी लाती थी तो हम कहते थे बेटा बात करें, तो ये कहती थी नहीं पापा मैं मैनेज कर लूंगी, पापा मैं मैनेज कर लूंगी, बस इतना बोलती थी। बिल्कुल, ये हर लड़की ये चाहती है कि छोटी बातें घर में ही रह के, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। जी, तन्वी की माता जी भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, मैं समझ रहा हूँ बहुत कठिन वक्त है आपके लिए। ऐसे वक्त में हम सब दुआ कर रहे हैं कि तन्वी जल्द से जल्द ठीक हो। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आपको लग रहा है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? और दूसरा जो ससुराल पक्ष है उनके ऊपर आपने दहेज का भी आरोप लगाया, क्या ऐसी कोई डिमांड उन लोगों ने की थी दहेज की आप लोगों से? हम लोग अपनी मर्जी से ही सारे त्योहार सब कुछ देते रहते थे, क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है जी। 2 बेटियां उन्हीं का था। हाल फिलहाल में मेरी रिटायरमेंट हुई तो उसमें से कहते थे कुछ इन लोगों को कुछ किराए पे चलता था, एक काफ़ी इनके पास किराया आता था, तो वो शॉप वगैरह बंद होने के बाद इनको कमी हो गई थोड़ा, तो बोलते थे अभी ले आ, हम बाद में दे देंगे। कुछ ये बात थी, कुछ ये था कि मेरी बेटी को पता था, हमेशा उसका पति उस पर शक करता रहता था। भाई का भी फोन आ जाए, कजन्स का फोन आ जाए, उसको चेक करता रहता था, और व्हाट्सएप को चेक करता रहता था हर वक्त, और खुद शाम को जाके रात को पता नहीं कितने बजे आता था और ऊपर चला जाता था। वो खुद उसके अभी उसके फ्रेंड्स जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो क्या क्या वो हरकतें, क्या क्या उसका कैरेक्टर था। लेकिन मेरी बेटी ने शर्म जैसे हमारे हिंदू समाज में होता है जी, कि माँ बाप बूढ़े हैं, अकेले रहते हैं, इनको मैं परेशान ना करूं। और कुछ दिन पहले भी ये बात हुई कि ये मेरी छोटी वाली जो बेटी है उसकी शादी अपने दूसरे बेटे से करना चाहते थे, मगर मुझे जब इनके घर का कैरेक्टर पता चला तो मैंने अपनी बेटी को वहाँ शादी नहीं की। उसके 2 सवा 2 साल की बात है, तब से तो बहुत ज्यादा कि तू नहीं चाहती कि वो यहाँ आए, तो इन्होंने उसको मुद्दा बना लिया और उसको लेके बार बार उसको परेशान करते रहे, अब जा बात कर, अब जा बात कर। तो वो भी परेशान हो गई। उसने अपनी बहन को काफी मनाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम में सर्विस करती है, छोटी, वो समझदार है, उसने मना किया कि इस लड़के से मुझे शादी नहीं करनी। तो इनके हम को चोट लगी। एक ये भी बात थी, दूसरा लड़का तो इससे संबंध रखता ही नहीं था, बस वो बाहर जाता था। अभी जैसे उसके फ्रेंड बना रहे हैं, वो कोर्ट में बात जाएगी तो खुलेंगे, विटनेस भी होंगे कि ये कैरेक्टर का बहुत खराब है लड़का, इसको बहुत परेशान करता रहता है। एक दिन तो हम लोग लास्ट ईयर गए, हमने बोला बेटा ऐसे में जब हस्बैंड वाइफ में ये बात होती है तो फिर रिलेशन ठीक नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, मैं जानती हूँ, आप चलो मैं डिवोर्स करा दूंगी। मेरी बेटी बोली नहीं मम्मा, ये बच्चे नहीं देंगे, बहुत खराब लोग हैं, ये आपको भी कुछ कर देंगे, आप अकेले रहते हो, बच्चे नहीं देंगे। अब मैं बच्चों के बिना तो वैसे रह नहीं पाऊंगी, मैं बच्चों के बिना वैसे ही मर जाऊंगी। तो वो बच्चों की वजह से उसने मेरे साथ वो नहीं आई। फिर इन लोगों ने अपने लड़के को ही मेरे सामने डांटना शुरू कर दिया और फिर नहीं आने नहीं दिया, फिर कॉम्प्रोमाइज करके खाना वाना खिला के हमें भेजा। तो उसके बाद मेरी बेटी ने देखा कि मम्मा आके कहेगी या कुछ होगा तो वो और परेशान होंगे, हम लोग अकेले रहते हैं हस्बैंड वाइफ। तो फिर उसने उसके बाद मुझे कुछ खास बताया नहीं। तो मुझे बताइए कि ये हालत जो तन्वी की है वो
किसने की है? आप लोगों ने तो कभी अंदाजा लगाया नहीं होगा। जी ऐसा नहीं सोचा था कभी भी। मेरी बेटी बहुत बोल्ड थी। इवन ये अपने घर के सारे काम मेरी बेटी से कराते थे, बैंक के। इवन इसके फादर इन लॉ अभी लॉ पढ़ रहे हैं जी। उनके सारे नोट्स बनाना, वो बहुत इंटेलिजेंट बोलते थे इसको। पर अचानक मैंने सोचा भी नहीं था कि ये क्या होगा। इन्होंने प्रोवोक किया। इनकी सारी बहनें जो है रोज शाम को वहां पे आ जाती है तीनों, और इन हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस पैदा करती है। तुझे अभी तक खाना नहीं दिया, तुझे ये, वो कहाँ गई है, कितनी देर से आएगी, कितने बजे कहाँ गई, कितने बजे कहाँ आई, बस मिनट्स काउंट करते रहते थे उसके, ये सारे मिलके। बिल्कुल, ये चीजें हैं, मैं समझ रहा हूँ, ये बहुत दुख की घड़ी आपके लिए भी। अब मुझे बताइए कि तन्वी की अभी हालत कैसी है? डॉक्टर आपकी ने बोला अगर वो, मैंने बोला सर मुझे उसका सांस चाहिए, उसके बच्चे उसकी शक्ल देखे बस। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, अगर कुछ दिन बाद सांस आ भी गया तो शी विल बी इन वेजिटेटिव कंडीशन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सेवा कर लूंगी उसकी। लेकिन डॉक्टर ने अभी बोला हम कुछ नहीं कर सकते, यू वेट फॉर मिराकल। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेता हूं, फिर मैं जाता हूं वकील साहब के पास, उनसे समझेंगे कानूनी पहलू उसका क्या होता है। अभी पुलिस के पास आप गए, पुलिस जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आप उससे खुश हैं या आप क्या चाहते हैं, बताइए। नहीं, पुलिस का रवैया। आपने पहले शिकायत क्या दर्ज करवाई है पुलिस में? हमने जब शिकायत एफआईआर दर्ज कराई थी तो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। उसमें सारा अपना उस दिन का हमने बयान लिखा था, क्योंकि हमें सबसे पहले शक इस बात पे हुआ जी कि जिस समय हमें फोन आया 10:10 पर, हम नोएडा में रहते हैं सेक्टर 134 में, वहां पर जब हमें फोन पहुंचा तो पुलिस वाले का फोन पहुंचा कि आपकी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है जी। और वो हॉस्पिटल में है। हम आनन फानन में मिसिस को लेके वहां से भागे। हमने उसी बीच में फोन किया अभिषेक को, जो उनका पति है, कि बेटा ये क्या हुआ है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप पापा आ जाओ, बस आप आ जाओ, फोन काट दिया। 2 बार फोन करने के बाद में उन्होंने ये नहीं बताया कि बिटिया के साथ क्या हुआ है। जब हम वहाँ अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ पर ये इसको ट्यूब डाली हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि इसको यहाँ पर मृत लेके आए हैं। और हमने जो कोशिश की है इसको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देके तब रिवाइवल में आई है ये। उसके बाद फिर इसको वेंटिलेटर पर ले गए थे। जो लेके आया इनका दामाद था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसका भी नाम अभिषेक है। और इन्होंने ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई, ना ही कोई 100 नंबर पे फोन किया। ये सबसे बड़ा एक संदेह का कारण बना। वहां पर इनकी बिटिया की सास जो दूर खड़ी थी, हस्बैंड वो भी दूर खड़ा था, और इनका जो दामाद था वो भी दूर खड़ा था। तभी से हमें संदेह हुआ कि ये सबसे पहले अगर बिटिया के साथ कोई हादसा हुआ या किसी तरह की आपत्ति आई थी तो सबसे पहले आपको फोन करना चाहिए था, हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था। जबकि कहते हैं 8 बजे की घटना है। तो आप जी 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 बोलिए 8 बजे की घटना है और हमें 10 सवा 10 बजे फोन किया जा रहा है, वो भी पुलिस के द्वारा। सबसे बड़ा संदेह हमारा यहीं से चला, क्योंकि इनकी सारी मिली भगत से, इनके ससुर साहब की मिली भगत से, इनकी जो बिटिया है, इनके दामाद, ये सारे चीज, पूरा परिवार इस चीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं संदीप दुबे जी आपके पास आता हूं। ये पूरा आपने देखा होगा, जो तन्वी के माता पिता हैं वो मेरे साथ स्टूडियो में है। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है यहाँ पर वकील साहब। किसी भी केस में वो होता है कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट होता है, जो कंप्लेंट करता है पुलिस ने, और पुलिस उसके कंप्लेंट के हिसाब से एफआईआर लॉन्च करती है। इसमें जो देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी माता पिता ने पुलिस में कंप्लेंट करा है और एफआईआर भी लॉन्च हो गई। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का मामला है। हस्बैंड और वाइफ 10 साल से ज्यादा एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, उनका बच्चा भी है, बच्चे भी। अब मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो बिटिया ठीक हो जाए, ईश्वर की कृपा हो कि आज वो ठीक हो जाएगी, हमारे बीच आ जाएगी, वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन उन लोगों को, अगर वाकई उन लोगों ने गलत किया है, तो आप यकीन मानिए, आपने 498 में किया होगा, ये जो भी धाराएं लगी होंगी, मुझे नहीं पता, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 307 में वकील साहब मुकदमा दर्ज हुआ है। आप जो तन्वी की मां वो हमें बता रही हैं अभी। हाँ,
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें दो चीजें देखी जाएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या देखता है, जैसे झगड़े की बात हो रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या उसने कभी इस तरह की कोई शिकायत पुलिस में की या नहीं की, या इस तरह की शिकायत करी है तो कब करी है, ऑथेंटिक पक्ष पुलिस जरूर जानने की कोशिश करेगी। दूसरा है कि बच्चे हैं, बच्चों की देखभाल कौन करेगा और बच्चे अभी किस स्थिति में है, कहाँ है, इसका नहीं पता। तो ये भी जरूरी है कि सबसे पहले तो बच्चे सबके सामने ले आए जाए। वकील साहब, मैं रोकना चाह रहा हूँ, तन्वी की माँ कुछ जानकारी हमें देना चाह रही हूँ, बेहतर तरीके से बता पा रही इस पूरे मामले को। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए जी। जब हमने काफी कुछ कोशिश की और हम अपनी एडवोकेट सीमा जी को लेकर आए, तो सीमा जी के सामने फिर हमने बोला कि हमें अपने बच्चों से मिलना है एक बार, क्योंकि 7 डेज हो चुके हैं। फिर एसएचओ ने बोला कि ठीक है, हम मिला देंगे, आप घर चले जाओ। मैंने कहा नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं अभी? कुछ दादा दादी के पास हैं। कल हम बच्चों से मिले थे। अच्छा, तो बच्चों को वो लेकर आए, लेकिन दादा दादी ने एकदम, उसके दादा ने एकदम एग्रेसिव हो गए। सब पुलिस वाले, सब थाने के अंदर हमारे भी थे लोग, वो भी थे, इतने एग्रेसिव हो गए कि बच्चों को हमसे ठीक से बात नहीं करने दी उन्होंने। और बच्चे ने, बिटिया 8 साल की है, उसने रोना शुरू किया। तो फिर हमसे देखा नहीं गया, हमने कहा नहीं, आप बच्चों को ले जाइए। तो फिर वो बच्चों को ले गए। कुछ 5-7 मिनट की हमारी मीटिंग हुई है बच्चों से। तो बच्चों से हम कुछ जितना हम पूछ पाए, हमें पता चला कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो बार बार चेंज हो रही है। वो पुलिस वाले ने बताया बच्चों ने वहाँ क्या स्टेटमेंट दी, और अब उसी बच्चे ने हमारे सामने, सबके सामने, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, दूसरी स्टेटमेंट दे दी जी। तो वो स्टेटमेंट चेंज हो रही है इनकी बार बार। अच्छा, ठीक है। वाकई ये आपको लग रहा है कि कहीं मामले को दबाने की कोशिश है पूरी तरह से? दबाने की कोशिश है। योगिता भयाना समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी। योगिता जी, आपने सुना तन्वी के माता पिता को, संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े, वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छी तरीके से कानून को समझते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है इस पूरे मामले को देखते हुए? मुझे तो वही समझ में आ रहा है जो हम पिछले इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम आप इस चीज में अरेस्ट तो कीजिए। देखिए, आपने इन्वेस्टिगेशन की नहीं। आप जब हम एसएचओ से मिलने गए, परिवार वालों के साथ मैं गई थी, उसको कुछ पता भी नहीं था केस के बारे में। आई मीन ही वाज प्रिटेंडिंग कि उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, इसके बारे में उसको कोई जानकारी थी नहीं ज्यादा। और उसने आईओ को बुलाया। आईओ ने जो मतलब इतना ओपनली दिख रहा था कि उसके फेस पे कि उसने कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कैमरा जब्त नहीं किया, कोई फोन जब्त नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया था आईओ ने। और जब एसएचओ ने जस्ट फॉर्मेलिटी के सेक के लिए उससे पूछताछ की, तो उसने थोड़ी बातें एश्योर कर दी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या किस चीज का इंतजार कर रहे थे? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि हम पेरेंट्स के साथ पहुंचे, हम हल्ला गुल्ला करें थाने के बाहर, तब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो दिख रहा है ये कि पूरा मामला दबाया जा रहा है, किस तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है परिवार के, उनके पुलिस वालों के ऊपर। और ये इसमें मतलब दोहराई नहीं है कि क्या किस तरह से मैनिपुलेट की जा रही है, चीजें दबाई जा रही हैं। तो इसलिए ओपन शट केस है। मैं तो कहती हूँ आप इन्वेस्टिगेशन करिए, चाहे आप कोई और एंगल दे रहे हैं, आप पहले से कह रहे हैं ये सुसाइड है, मतलब आप दूसरा एंगल पहले से ही दे रहे हैं। आपको क्या हक बनता है पहले विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग आप कह रहे हैं कि सुसाइड है? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो ये फैला रहे हैं, और मुझे भी लगातार कॉल आ रहे हैं मीडिया के भाइयों के भी और इधर उधर से, मतलब मुझे पूरा यकीन है इस केस में। योगिता जी, उनके कहने से नहीं होता ना। मेरे साथ तन्वी के माता पिता दोनों बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं, वो पूरी कहानी को बता रहे हैं। तो पुलिस को तो इस आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए ना। उन्होंने इस आधार पर एफआईआर की है, बट जो हमने काफी इसको क्योंकि उठाया मुद्दे को, जब लोग पूछताछ के लिए कोई मीडिया वाले कर्मी भी जा रहे हैं, तो ये एसएचओ ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये सुसाइड थी। तो उन्होंने गलत ये गाइड कर रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस चीज का र्यूमर फैला रहे हैं कि ताकि केस दब जाए। मुझे ये इसी बात से सबसे ज्यादा लग रहा है कि पुलिस पूरी तरह से मिली हुई है और पूरी मैनिपुलेशन कर रही है और चीजों को अलग दिशा में दिखा रही है। हालांकि एफआईआर उन्होंने की, एफआईआर पे एक्शन कोई नहीं लिया। अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं और अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, आपको इन्वेस्टिगेशन से कौन मना कर रहा है? पर आपने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सारे सबूत मिटा दिए, आपने इतना डिले कर दिया। कैमरा में, सीसीटीवी में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लड़की के नाम जो निशान थे वो भी फीके पड़ रहे हैं। तो ये जानबूझ के डिले किया जा रहा है, ये ताकि केस बहुत कमजोर हो जाए, और इतना कमजोर हो जाए कि बाद में वो बोल देंगे कि सबूत ही नहीं मिले। तो देखिए, लीगली तो मैं नहीं ज्यादा बता सकती हूँ, जो मैं देख के बता रही हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट इसमें पूरी की पूरी मिलावट है। ठीक है, बिल्कुल ये मामला गोलमोल हमें नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, ये बताइए कि कभी दहेज को लेकर भी ऐसी कोई डिमांड हुई या आपको लगा
कभी तन्वी ने बताया आपको कि इस तरीके की डिमांड वहां से हो रही? कोई सिखाकर भेजते थे अच्छा, कि टाइम टाइम पर ले आ। अभी जब मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की तो बोले कि अब तो शायद वो उसको दे देंगे, छोटे को। मेरा छोटा दामाद काफ़ी अच्छा समझदार लड़का है, तो इन्होंने सोचा कि अब तो एक दिन अपने मेरे नवासे को सामने खड़ा कर दिया। बोलते हैं, हाँ जी समझ रहे हो ना, ये आपका नवासा भी पोता भी है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो ये था कि अब हमारी साइड ले आओ, अब तुम क्या करोगे वहाँ पे, जो तुम्हारा है तुम ले आओ। हमारा घर है, थोड़ा कुछ है हमारे पास, जो हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो बस बात बात पे ये ऐसे ही करते रहते थे। तो मैं इनके सब कुछ मैं करती रहती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कल भी इनका है, आज भी इनका है। तो मैं उनका पोर्शन उनको हर त्योहार पे, हर जो भी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, सब कुछ 21 नवंबर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी, तब भी मैं सबको गिफ्ट सबको दे के आई हूँ। ठीक है। बस पता नहीं क्या सर, ये बहुत लो जानते हैं क्या। 21 नवंबर 12 साल का इंतजार कर रहे थे क्या? विद इन अ मंथ ये हो गया सर। अब मुझे बताइए कि आप लोगों के कोई आरोप हैं, आपको किसी बात का शक है? जैसे दहेज की बात सामने आई, आप लोगों को ऐसा अंदेशा है कि ऐसी बातें भी हैं? जी हाल फिलहाल तो ऐसा दहेज का तो मामला वो तो कुछ नहीं कोई था। कोई डिमांड नहीं। अगर वो कहती तो मैं दे भी देती, कहा था उसने बीच में, फिर बोली मम्मा रहने दो, आप बुढ़ापे के लिए बचा के रखो। लेकिन हाल फिलहाल तो वो ये था कि वो उस पर शक करता था और मारता पताड़ता था। 6:15 पे व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन देखा गया है जी। किसी ने मुझे, उसके फ्रेंड्स ने बताया कि लास्ट सीन ऑन 6:15। तो वो जब भी अपना फोन लेके बैठती थी, वो इधर उधर से आके तभी फोन को छीनता था, कभी फेंक देता था, कभी कहता था इसको दिखा किसका है, ये है वो है। तो हो सकता है उसी ड्यूरेशन में इनकी लड़ाई या इनकी मार पिटाई हुई हो और उसने ये एक्ट किया हो। इनका एक बाथरूम है, उसके साथ चेंज है बहुत बड़ा, चेंज कबर्ड। तो वहां पे अगर कोई अंदर से दरवाजा बंद कर लेगा तो बाहर लगेगा कि कोई अंदर है। तो वो चेंज में ही लेटी हुई पाई गई, जैसे छोटे बच्चे ने बताया कि मम्मा नीचे लेटी हुई थी। ठीक है, तन्वी के पिता भी मेरे साथ हैं। अब ये बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं अभी इस पूरे मामले पे? सर हम क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो जांच हो रही है, आप उससे खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले की पुलिस अच्छे से जांच करें, कोई दबाव में ना आए? नहीं सर, हम ये चाहते हैं कि जांच अच्छी तरीके से हो, लेकिन अगर इन्होंने दोषियों को पकड़ा नहीं तो ये जांच जो है ना पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि जब कोई जांच की जाती है तो या तो उसको अंदर किया जाता है जब निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाती है। अब ये सब बाहर घूम रहे हैं, इन्फ्लुएंसेबल आदमी हैं। इनकी एक जो बिटिया की ननद है वो MM है, महिमा राय जी, 30,000 कोर्ट में। इनका एक दामाद है अभिषेक, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो भी शायद 30,000 में। नहीं, उन सबको समझना होगा, कानून सबके लिए। हाँ, सबके लिए कानून बराबर, कानून से प्रभावित कर रहे हैं। वो हर जगह फोन घुमा रहे हैं। एक इनका बड़ा दामाद है, वो बहराइच में जज है, वो वहां से सब इस चीज को प्रभावित कर रहे हैं। और इसी वजह से ना तो पुलिस ना किसी और जो भी आते हैं ना वो सब प्रभावित किया जाता है। ठीक है संदीप जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं। पुलिस अगर दबाव में काम करे, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं, अब इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए आगे और क्या हो सकता है, बताइए जरा। देखिए, ऐसे केसेस में बिल्कुल पुलिस दबाव में नहीं काम करती है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है। एक्चुअली फैमिली मैटर है और दिल्ली के अंदर या कहीं भी इस तरह की जब घटनाएं होती है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मुलजिम को अरेस्ट भी किया जाता है। तो इसमें अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो पुलिस को पूरा अधिकार है, वो जब चाहेगी अरेस्ट कर लेगी। लेकिन हम माँ बाप जो भी बैठे हुए उनको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अन्याय नहीं होगा और पुलिस इसमें गलत नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपकी कंप्लेंट आपके हिसाब से हुआ है और FIR लॉज है तो आपको बहुत से कानूनी अधिकार हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो वो भी जेल चला जाएगा, उसके खिलाफ भी कानून कठोर कार्रवाई करेगी। आप हाई कोर्ट में जाके IO भी चेंज करवा सकती हैं। तो अभी आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग साथ हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जनतंत्र TV का कि ऐसे विषयों को लेके वो एक पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हम सब लोग खड़े हैं। और मैं एक ही बात कहूंगा कि इसमें बिल्कुल हमें पुलिस पे विश्वास करना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा पुलिस का। आप आज ही बात करें IO से, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, और उस पर अविश्वास न करें, उसका सहयोग करें और उसकी मदद करें। आप बहुत जल्द देखेंगे कि कोई जज हो या किसी भी बड़े
पोस्ट पे क्यों ना बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक सर, एक आखिरी लाइन में योगिता भयाना जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, जाते जाते वक्त मेरे पास बहुत कम है। आप जिस तरह से आरोप लग रहा है कि पुलिस वाकई दबाव में काम कर रही है, जैसे कि परिजन भी हमें बता रहे हैं, रसूख का इस्तेमाल आप कर सकते, लेकिन अगर कानून का दुरुपयोग अगर कर रहे हैं, चाहे आप वकील हो, चाहे आप जज हो, चाहे किसी भी पद पर आप बैठे हो, कानून तो सबके लिए योगिता जी बराबर है ना। और ये बात उनको जल्द समझ आ जाएगी, वो कितना भी इन्फ्लुएंस कर लें, क्योंकि हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार। इसको मैंने ट्वीट पे भी उठाया, मैं गई भी हूँ, हमने बात भी की और लगातार इस केस के ऊपर मैं मीडिया कर्मी से लगातार बात करी हूँ। आप तक भी बात पहुंची है, तो देखिए आपने उठाया इस मुद्दे को, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आप आवाज को कुछ हद तक दबा सकते हो, पर आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हो। ये बात उनको समझ जाना चाहिए कि ये देश अब बदल रहा है, और ये नहीं कि आप महिलाओं को कितना भी उत्पीड़न कर लें, वो बच्ची अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और ये निकल जाएंगे साफ सुथरा। मुझे नहीं लगता अब वो दिन रहे हैं, अभी काफी कुछ बदला और काफी कुछ बदलना है इस देश में, और ये एक नजीर बनना चाहिए कि इस तरह के लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी पहचान से, जो कि दिख रहा है कि वो किस तरह से उन्होंने किया है, इसको पूरा खराब किया, इस केस को उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की है। मुझे लगता है ऑल द मोर रीजन इनको और ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जो तन्वी है वो स्वस्थ हो जाए। और जिस तरह से ये आरोप भी हैं और पुलिस का काम है निष्पक्ष जांच करना, हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और तन्वी को इंसाफ दिलाएगी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, योगिता जी और तन्वी के माता पिता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो अपनी निष्पक्ष कार्रवाई करे। कोई भी अगर कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।